हेलो दोस्तों, आज हम एनटीपीसी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएस जीके के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका 40 क्वेश्चन का सेट है, यानी कि ये सेट 1 होगा। और ये जो पेपर हुआ है ये आपका 11/1/2021 को हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे सीबीटी 2 है और आपका एसएससी या रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। और ये क्लास मैं लाइव लेने वाला था, उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल पाया, उसमें प्रॉब्लम होगी। तो अभी इसे मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा। तो आप देखें, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। इसमें आंसर हाइड किए हुए हैं, आप खुद से अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, पहले खुद आप देखें कि आंसर क्या है, फिर देखें उसका आंसर क्या है। ठीक है, मैंने आंसर हाइड किए हुए हैं, तो आप खुद से अपने आप को चेक कर सकते हैं और सारे आंसर देख सकते हैं कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। ये आपको बताना है। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी यह आपका अंग्रेज़ों के और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, यानी कि इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। ये लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें जो आपका सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, उसने धोखा दे दिया था, उसकी वजह से ये हार गए थे। और मीर जाफ़र को फिर इसके बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और उसके बाद 1760 में किसको बनाया था, मीर कासिम को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप खुद से आंसर देते रहें, आप देखें कि आपका आंसर सही है या नहीं है, और फिर काउंट कर लेना 40 में से आपने कितने किए। तो नेक्स्ट है, मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल। तो यानी कि किस पे वर्क करता है मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें जो क्वेश्चन है वो जिस मुझे लैंग्वेज में मुझे मिले हैं उस लैंग्वेज में मैं करा रहा हूँ। दोनों मेरे लिए कंबाइन करके कराना अभी मुश्किल है। तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। और ये शिफ्ट कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, एक आपके पास विद्युत मोटर भी होती है। विद्युत मोटर क्या करती है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। आपको बताना है कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। यानी कि ई शॉपिंग वेबसाइट का मतलब ये है कि जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे jabong.com और पेपर फ्राई जो है ये आपका फर्नीचर बेचती है, फर्नीचर से रिलेटेड है। और फ्लिपकार्ट आप सभी को पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ट्विटर.com। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसका आसान सा आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फिर आगे मैं देखूंगा अगर लाइव के लिए भी होगा तो हम एसएससी और सीएचएसएल सीजीएल के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो यानी कि एक दिन में 75 क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम सीधे प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको आंसर हाइड नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा आपको ग्रीन कलर में दिखेगा आंसर। तो वहाँ से उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट लेंगे, जो कि आप दे सकते हैं। ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमटीएस से पहले, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो आप सभी बताना कि आपको वो चाहिए एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के। ठीक है, अगर लाइव नहीं होगा तो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसमें आप ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, यानी कि 15 या 20 मिनट तक की होगी। उसमें 75 क्वेश्चन डेली कवर कर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करना, लेकिन बताना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका इससे पहले भी पूछा गया है। अगर आपने एसएससी के क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ भी ये पूछा गया है। ये पेपर वही है, ये क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि टीसीएससी पेपर करा रहा है। तो यही क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं और आपका रेलवे में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनकारी। ये बहुत बार पूछा गया है। तो चिकनकारी जो है वहाँ का लघु उद्योग है, यानी कि हाथ से वो कढ़ाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन इंटर स्टेट काउंसिलिंग बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कोऑर्डिनेटिंग इन इंटर स्टेट डिस्प्यूट। तो इंटर स्टेट काउंसिलिंग क्या है, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिलिंग बनाई गई थी। ये किसकी सिफारिशों पर बनाई गई, ये भी आया था सरकारी आयोग की सिफारिशों में। 1990 में अध्यादेश पारित हुआ था, तब इसका गठन हुआ था। और आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, अगर आपको आर्टिकल ऑप्शन में और पता होंगे तो आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। जैसे आप कहेंगे आर्टिकल 19 जो होता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से होता है, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। आर्टिकल 356 और 352 ये आपका इमरजेंसी है। 356 आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है, ये आपका प्रेसिडेंट रूल हो गया। और ये आपका क्या है, नेशनल इमरजेंसी से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेशनल इमरजेंसी है।
तो यहाँ पे आपका जो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 263। ठीक है, तो इसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं और इसमें आपके सीएम भी होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके लोग होते हैं, हेड जो होगा पीएम हो गया, सीएम होता है और कैबिनेट होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो ये इसका आपका आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 263 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो इसका आपको आंसर बताना है। जो 1929 की महामंदी हुई थी यह आपका उत्तरी अमेरिका में हुई थी। इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और इसे ऐसे भी पूछा जाता है, ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये घटना ट्यूसडे को हुई थी। इस दिन शेयर मार्केट गिर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, महामंदी का कारण ये था कि 1900 जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद आपका प्रोडक्शन बढ़ गया था। प्रोडक्शन बढ़ा और लेकिन डिमांड में कमी आ गई थी, तो तब ये महामंदी हुई थी। इसका प्रभाव जो आपका यूरोपीय देशों में भी पड़ा था, आपका जर्मनी में पड़ा था, आप कह सकते हैं इंग्लैंड में, तो सभी जगह प्रभाव पड़ा था। तो इसे 1929 की महामंदी कहा जाता है और ये हुई कहाँ से थी? उत्तरी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी आपका 2021 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2018 से भी पूछा जा रहा है। तो 2018 के जो एशियाई खेल थे उसमें जो ध्वजवाहक था वो कौन था? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा, आपको पता है नीरज चोपड़ा के बारे में पता। और जो ये आपके 2018 के जो एशियाई खेल हुए थे ये कहाँ हुए थे? ये इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में हुए थे। तो यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा थे उद्घाटन समारोह में थे, लेकिन समारोह जो समापन समारोह था उसमें जो थे रानी रामपाल थी ध्वजवाहक। ठीक है, रानी रामपाल कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हॉकी की कैप्टन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नीरज चोपड़ा के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए थे उसमें आपका गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और आपका जो इंडिया की पोजीशन थी, गोल्ड मेडल जीता था, अभी ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ओलंपिक 2021 में हुए थे। ठीक है, 2021 में इसमें गोल्ड मेडल जीता था और जो इंडिया का स्थान था वो कौन सा था? 48 था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें कितने गोल्ड जीते थे? एक गोल्ड जीता था, आपका 2 सिल्वर जीते थे और आपके 4 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और टोटल कितने जीते थे? तो आप कहेंगे 7। तो 7 आपके पदक जीते थे इसमें। यह भी आपको करंट का है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किसने क्या जीता था ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो पहले स्थान पर था वो आपका यूएस था, दूसरे स्थान पे चाइना। ये भी आपको पहला और दूसरा पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी। और नीरज चोपड़ा ने आपका जेवलिन थ्रो में जीता था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन से गेम से वो थे? जेवलिन थ्रो। और रवि कुमार दहिया ने जीता था, उन्होंने किसने उसमें रेसलिंग में जीता था? क्या जीता था? सिल्वर। और मीराबाई चानू ने भी आपका सिल्वर जीता था, किसमें? वेट लिफ्टिंग में। ये आपको पता होना चाहिए। पीवी सिंधु ने जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। बाकी जो 4 थे वो ब्रॉन्ज थे। पीवी सिंधु हो गया। ठीक है, बैडमिंटन में जीता था। और आपका लवलीना थी, उन्होंने ब्रॉन्ज में जीता था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इंडियन हॉकी टीम ने जीता था ब्रॉन्ज। ठीक है, और आपका बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, ये करंट में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं 2018 का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? तो ये आपका 12th की बुक में है ये बुक। ठीक है, फ्लेमिंगो नामक बुक है जो आपकी 12th की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, तो उसमें ये आपकी कविता है। तो ये किसने लिखी थी? कमला दास। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जैसे अंगों को, एक अंगों को दूसरे अंग से जोड़ते हैं उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और भी आपके यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हो सकते हैं। एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू होता है। तो ये भी आपके एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से आंसर दें। और ये आपका है करंट का, आप देख सकते हैं 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम की दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन विश्व बैंक ने। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब करंट अफेयर्स का आपको पता नहीं है कहाँ से पूछ रहे हैं, कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, कभी भी 2 साल पीछे से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्या है यहाँ पे। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और तथा विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो यानी कि कृषि और आपदा की निगरानी करने के लिए एक आपका सैटेलाइट बनाया था, नैनो सैटेलाइट। उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। ये करंट में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या है? जुगनू। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जुगनू है।
तो जुगनू रात में चमकता है, इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो कृषि और आपदा की निगरानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष में पेश किया गया था। तो ये यहाँ पे इसका आंसर जो था यहाँ पे गलत था। तो यहाँ पे आंसर के बारे में अभी, क्योंकि 2003 में ये आपका पेश मतलब तैयार हुआ था और 2004 में लागू हुआ था, तो दोनों ऑप्शन थे तो पेश किया गया था, इसका कोई आंसर है भी नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है, आप गूगल में सर्च कर लेना, इसका कोई ऐसा आंसर दिखा नहीं है। 2003 और 2004 दोनों ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने भी इसे गलत माना है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे दे भी दिया है, जो भी क्वेश्चन गलत होगा एनटीपीसी ने खुद ही आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम होता क्या है, या आप कह सकते हैं जो भी सरकारी खर्च होते हैं या घाटा होता है उस पर जो नज़र रखने के लिए ये बनाया गया था, FRBMA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपका इंग्लिश में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होती है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, और किस लिए बनाया गया था ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया था, ठीक है। तो किसानों की त्वचा को कीटनाशकों से बचाने के लिए एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया था, वो किसने किया गया था ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव, ठीक है, इसने आपका किया था, ये टॉपिकल जेल का विकसित किया था। टॉपिकल जेल किसके लिए किया था, कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू माउंटेन के रूप में एक आपका मिजोरम की पहाड़ी है फांगफुई, उसे भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू माउंटेन के रूप में नीलगिरी की पहाड़ियों को भी जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पश्चिमी घाट है, और यहाँ की सबसे ऊंची जो है आपकी जो पहाड़ी है वो आपका क्या है, डोडो बेटा है नीलगिरी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ऊटी हिल स्टेशन भी यहीं पे है नीलगिरी की पहाड़ियों में। और गारो और खासी जो पहाड़ियाँ ये आपकी कहाँ हैं, ये आपकी मेघालय की हैं, ठीक है। वहाँ की जनजाति भी हैं गारो खासी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी कहाँ की है, मेघालय की है। समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट में आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप कह सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये वेस्टर्न घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में आप कह सकते हैं, और कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। जो भी आपके आयोग हैं, कमीशन हैं, तो आपको ये याद करना है। तो परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1948 में। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपके हैं एडम स्मिथ है, ठीक है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडम स्मिथ, आपका ये भी याद रखना है, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन के बारे में आप जानते होंगे, अमर्त्य सेन कौन से हैं, ठीक है। इन्हें आपका नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमी में। कब मिला था आपका, इकोनॉमिक्स में, तो आपका कब मिला था, 1998 में मिला था। और 1998 के जस्ट बाद 1999 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, ये भी पूछा जाता है। 1998 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, और 1999 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सभी को पता होगा, 1992 में इसे आपका अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट अर्थ समिट यही था, और ये हुआ कहाँ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। इसका एजेंडा जो था, एजेंडा 21 था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यूएन के 8वें महासचिव वान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, वान की मून जो हैं ये आपके हैं साउथ कोरिया के, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके कहाँ हैं, दक्षिण कोरिया आप कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जो अभी आपके हैं 90 आपके जो महासचिव हैं वो कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके कहाँ हैं, एंटोनियो गुटरेस हैं, और ये आपके कहाँ से हैं, पुर्तगीज से हैं, ठीक है।
और इन्हें अभी दोबारा से इसका महासचिव बनाया गया है 2026 तक, ठीक है। और यूएन का जो हेड क्वार्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूएन का हेड क्वार्टर जो है ये आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी आपका पूछा गया। आप देखेंगे आपकी करीब करीब 135 शिफ्ट हुए हैं, यानी कि लगभग आपके 5400 क्वेश्चन है। और 5400 क्वेश्चन बहुत होता है। अगर आप एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हो ना कोई एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन बनने। और 5400 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप हर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, हर पेपर को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलने, उनके आंसर मिलने, इसमें आप अभी की हाल की करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, वो भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस आप जरूर करें, सभी कुछ याद नहीं होता है लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे कुछ ना कुछ तो आपको याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया यूएन का जो हेड क्वार्टर है ये भी पूछा जाता है किसी एग्जाम में, ये पूछा गया होगा न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना 1945 में की गई। और अभी जो इसके मेंबर हैं वो कितने हैं? 193 मेंबर हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको ये बताना है IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी 1957 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 29 जुलाई 1957 में हुई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? वियना में है, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में। ये पूछे जाते हैं हेड क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की कब की गई थी? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? अब जो गुजरात के हैं उनको तो सीधे पता चल जाएगा, ठीक है, उन्हें पता ही होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन है तो आपको सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको वहाँ पे स्किप भी करने चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं आते लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं ये आमों की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन केसर। तो केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है गिरनार पहाड़ियाँ, ठीक है। और नेशनल पार्क भी है गिर गुजरात में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुआ था? ये आपको बताना है। तो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, तो ये आपके कब कब हुए थे और प्रथम कब हुआ था? तो यहाँ पे आप कहेंगे जो प्रथम हुआ था वो आपका 1930 में हुआ था। और उसके बाद द्वितीय जो हुआ था 1931 में। और तृतीय आपका 1932 में। ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके जो ये सम्मेलन हुए थे ये किस लिए हुए थे? आप कह सकते हैं जो अंग्रेजों द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए हुए थे, ठीक है। तो ये सारे सम्मेलन हुए थे और ये कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो हुआ था आपका नवंबर 1930 में हुआ था, ठीक है। और सेकेंड कॉन्फ्रेंस में आपका गांधी ने भाग भी लिया था, ठीक है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था 1931 में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? नवंबर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो डेटा प्राप्त करने का जो समय होता है, टाइम होता है, वो किस, उस टाइम को क्या कहा जाता है? उस टाइम को कहा जाता है एक्सेस टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन बने तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। टाइम टेकन टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम स्टोरेज इज कॉल्ड एक्सेस टाइम, ठीक है। जो भी टाइम लिया जाता है आपका स्टोरेज डिवाइस से डेटा लेने के लिए उसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो ये तो सभी को पता होगा, ये आपका किस वर्ष में हुआ था? आपका 2000 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 2000 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। और कौन सा राज्य था? 26वां राज्य बना था। उसके बाद आपका उत्तराखंड आता। उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। और ये आपका 27वां राज्य था, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये आपका 26वां राज्य था, ये आपका 27वां। और झारखंड आपका किससे बना था? बिहार से अलग होकर ये आपका 28वां राज्य था, ठीक है। तो इसमें आपको उत्तराखंड का पता भी होना चाहिए। उत्तराखंड कब? 9 नवंबर 2000 को अपना गठन बनाता है। मैं तो उत्तराखंड से हूँ, ठीक है, मुझे तो ये याद ही होगा। जो अपने जिस स्टेट से होगा उसे उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। और आपका जो ये आपका झारखंड था ये आपका 15 नवंबर को बना था। तो ये आपका पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2000 में तीनों राज्य बने थे, ठीक है। तो उस समय सरकार जो थी वो आपका शायद वाजपेयी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया पहले है कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में। तो कौन सी शैली में बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो सार्सेनिक। ठीक है, यह आपका 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। ठीक है, और एक इंडिया गेट भी है। तो इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट दिल्ली में है। और इंडिया गेट क्यों बनाया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे उसके लिए युद्ध स्मारक आप कह सकते हैं। ठीक है, उनका नाम उनकी याद में ये बनाया गया था, जो आपका इंडिया गेट है दिल्ली में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, इंडो सार्सेनिक स्टाइल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड ऑफ द आई। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एकोमोडेशन, यानी कि आप कह सकते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, आँख की समंजन क्षमता आपने पढ़ा होगा, तो आँख की समंजन क्षमता कहा जाता है इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो चिप होती है, चिप जैसी लगी होती है, आपने देखा होगा, इसे क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसमें आईसी लगी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। आप देख रहे हैं कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ ऑल रिसोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो भी सारे रिसोर्स होते हैं, ठीक है, जो भी सारे रिसोर्स होते हैं आप देखेंगे कंप्यूटर में, उसको मैनेज करता है। ठीक है, इसको आपका क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल बता दूं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे मोबाइल में आपका एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ आप कह सकते हैं। ठीक है, iOS आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैक ओएस, ठीक है, ये और लाइनेक्स, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी पूछा जाता है लाइनेक्स क्या है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। और मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होती है। और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है जब किसी मतलब टास्क करने के लिए एक से ज़्यादा सीपीयू लगाए जाते हैं, यानी कि एक काम को मल्टीटास्किंग आप कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये आपकी क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग भी आपका एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और मॉडेम का जो काम होता है आपको पता होगा। ठीक है, ये एक टाइप की हार्डवेयर डिवाइस है। इसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। तो एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आपका इसका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव अ कंप्लीट फिल्ड सेल। तो आपको पता है कि आपको कंप्लीट फील्ड सेल करना है, तो आपका कौन से सेल को फिल्ड करता है, जो आउटर मोस्ट होता है। आप जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं, आप जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो यहाँ पे आपका देखते हैं आपका सी की जो आपके परमाणु क्रमांक होता है 2 4 होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे अपना आउटर मोस्ट सेल पूरा करना होता है। तो आउटर मोस्ट सेल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4। तो ये किससे साझा करता है, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट में होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको आपका एक और चाहिए होता है क्योंकि 2 बनाने होते हैं, वो इससे करता है। ठीक है, आपको CH4 का आप देखेंगे, इसका आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, ये शेयर करते हैं, तो आप देखते हैं। तो ये किसको फिल करते हैं, कंप्लीट फिल किसको करते हैं, यही पूछा गया, कंप्लीट फिल करते हैं जो इनका आउटर मोस्ट होता है। आप देख सकते हैं इसका आउटर मोस्ट 4 है, तो इसको 4 की ज़रूरत होती है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको 1 की ज़रूरत होती है। तो ये आपका इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, आउटर मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपका ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लगभग आपको ये पता ही होना चाहिए, किसी ना किसी एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसमें जो खिताब जीता था वो किसने जीता था, सोफिया केनिन ने। इसका आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन हो जाएगा। ठीक है, सोफिया केनिन कहाँ से हैं, ये आपका अमेरिका से है। और जो मेंस में जीता था वो किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। ये आपके सर्बिया से हैं। ठीक है, अभी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका 2021 में भी हुआ था। तो 2021 में आपका किसने जीता था, ये भी आपका US ओपन हुआ था अभी हाल ही में। ठीक है, 2021 में भी पूछा जाता है। 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस में जीता था वो किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। और आपका नाओमी
ओमेन में नाओमी ओसाका ने जीता था। ठीक है, वो आपकी कहाँ से है, ओमेन के। 2021 की बात कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपको 2021 में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो 3 ग्रैंड स्लैम है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन है, विंबलडन है और फ्रेंच है, तीनों किसने जीते, नोवाक जोकोविच ने जीते। ठीक है, आसान है याद करना। और अभी हाल ही में 2021 हुआ है यूएस ओपन, उसमें जो जीता है वो किसने जीता है, वो आपका डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और आपका जो महिला में जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की बात, यूएस ओपन 2021 की बात कर रहा हूँ, वो आपका एमा रादुकानु ने जीता है। ठीक है, महिला में। तो वो आपकी कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, नहीं आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, 2020 का पूछा गया था। तो सोफिया केनिन, आपको 1-2 साल के तो पता ही होना चाहिए, लेकिन अभी आगे वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए 2021 के आप याद कर लें। 2021 के याद करना आसान है, क्योंकि जो 3 हैं आपके यूएस ओपन को छोड़ के, वो तीनों के तीनों मेंस में किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, मेंस का आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, सांची स्तूप शहर के पास स्थित है। अब देखो, आप एसएससी के उसमें देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सांची स्तूप, वहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे स्टेट दिया गया है। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे ने एक स्टेप और ज़्यादा दे दिया, इसने आपका स्थान पूछ लिया, यानी कि मध्य प्रदेश के ही 2 आपके ग्वालियर और भोपाल दे दिया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सांची स्तूप है ये बौद्ध स्तूप है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। तो किसे जाना जाता है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में, इसका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। और दादा साहब फाल्के कब से शुरू किया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1969 से शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें जो पहला मिला था वो किसे मिला था, देविका रानी को मिला था। और जो अभी हाल ही में जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो 51 है, यानी कि 51वां, वो किसे मिला है, रजनीकांत को मिला है। इससे पहले 50वां किसको मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो आपका अमिताभ बच्चन को मिला था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। तो कौन है, आपका सूर्य का प्रकाश। तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को, रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, सूर्य के प्रकाश को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। तो ये आपको पूछा गया, दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था, ये किसने कमेंट किया था, यानी कि टिप्पणी की थी। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रन देवनी सन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा चंद्रन देवनी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था, आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, पहले आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, फिर इसका आपका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, यानी कि इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1955 में। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एसबीआई का, तो आपका कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, ये आपको इस तरीके से पूछा गया। यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी पूछा गया, एसबीआई का पुराना नाम, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपका ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसका और हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, मुंबई में। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। अब ये आपको पता होना चाहिए, प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका श्री राजगोपालाचारी प्रथम प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, श्री राजगोपाल 1954 में आपका भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। इसमें 3 लोगों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन को भी मिला था इनके साथ। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके सी राजगोपालाचारी हैं, ये क्या है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालाचारी। और ये पूछा जा सकता है 1900, ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। वो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, और अभी हाल ही में 2019 में किसे मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब भारत रत्न मिला 2019 में, आप प्रणब मुखर्जी को मिला है। ठीक है, भूपेन हजारिका को मिला है, और आपका नानाजी देशमुख को मिला है। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला है। पहले आपका जब 1954 में था तब आपका मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 से आपका दिया जाने लगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, वो आपका 1954। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको याद करना। जो भी मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोसिन ऑयल राइज अप इन अ वीक ऑफ लैटिन बिकॉज ऑफ। जो केरोसिन ऑयल आपका ऊपर की ओर चढ़ता है
वो किस कारण चढ़ता है, ठीक है, उसका क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरिटी एक्शन, यानी कि इसको हिंदी में केसी कातु भी बोलते हैं। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 2019 में निम्नलिखित में से कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है। तो किसे हटा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाता के समूह को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन भुगतान शेष है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता द्वारा की गई थी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 2018 की भी पूछी गई, करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए व्यक्तियों का समूह का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बाबा कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो ये आपका ये जो सहायक गठबंधन था ये आपका था क्या, ये आपका जो अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए किया गया था सहायक गठबंधन। तो ये आपका किसने शुरू किया था, ये इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार किया गया था, ठीक है। इसमें होता क्या था, इसमें इन्होंने मतलब जो भी आपकी मतलब आपकी रियासतें थी, जो भारतीय रियासतें थी, उनके साथ इन्होंने एक सहायक गठबंधन किया। इन्होंने कहा कि हम आपकी इस मतलब आपकी रियासत की वो रक्षा करेंगे, तो बाहरी लोगों से बचाएंगे, उसके बदले में आप हमारे सैनिकों को सैलरी भी दोगे। और इस तरीके से बोला था। और यहाँ पे ये बोला था अगर तुम हमारे सैनिकों को सैलरी या कुछ उनको नहीं दे पाओगे तो अपना कुछ भूभाग दे दोगे, यानी कि कुछ अपना पार्ट दे दोगे अपनी रियासत का। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेजों ने अपने मतलब विस्तार किया, अपने आप को वहाँ पे जमा दिया। जैसे जो नहीं दे पाएगा तो उसकी ज़मीन या कुछ पार्ट ये हत्या लेते थे। तो ये आपका सहायक गठबंधन था, इसलिए गैर हस्तक्षेप नीति भी कहा गया। 1798 में शुरू हुई थी और ये कब किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली में, ठीक है। इसमें बहुत सारे नियम थे, उस ये सारे नियम जो थे, ये सारे नियम थे आपके अंग्रेजों के पक्ष में ही थे, ठीक है। तो इसलिए इसको गैर हस्तक्षेप नीति यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली था इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर जो सारे 40 क्वेश्चन थे वो आपके ख़त्म होते हैं। ये आपकी 11 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट है। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए और यही क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आप वीडियो को देखें, शेयर करें, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाएं, आपको जितना फ़ायदा होता है। और कमेंट करें अगर आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन भी इसी तरीके से चाहिए, उसमें हम सीधे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और आपका 15 से 20 मिनट उसकी लेंथ रखेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन करेंगे 15 से 20 मिनट। इसमें मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताई, तभी थोड़ा टाइम लगा। उसमें हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका एमटीएस से पहले उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी 36 शिफ्ट जो है सीएचएसएल की है और 18 शिफ्ट आपकी सीजीएल की है। तो यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं।